नमस्कार, इंडिया डिसाइड्स देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके अमित शाह के सियासी प्रबंधन का लोहा सभी मानते हैं। फर्क इतना है कि इस बात को मानने का सबका अपना नजरिया है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में 10 सीटों वाली पार्टी को 73 सीटें इस गठबंधन तक पहुंचाने वाले अमित शाह की राजनीतिक क्षमता अब किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सियासत में करिश्मे की उम्र भी छोटी होती है। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में जो करिश्मा किया है वो बीते वक्त की बात हो चुकी है। नए हालात में अमित शाह के सामने अब उत्तर प्रदेश की उन 11 विधानसभा सीटों को जीतने की चुनौती है जो सभी बीजेपी के खाते में हुआ करती थी। इसके साथ इन 11 सीटों पर जीत के जरिए प्रदेश में संदेश भी देना है कि 2017 के मिशन में बीजेपी सबसे बड़ी दावेदार है। पहले प्रभारी के तौर पर करिश्मा करने वाले अमित शाह क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना करिश्मा दोहरा पाएंगे? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अमित शाह कल लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां वो चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद परसों यानी कि 20 तारीख शाह वाराणसी में होंगे, जहां नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद अमित शाह का यह पहला यूपी दौरा है, जो ये बता रहा है कि शाह का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। देश की सियासत में यूपी की अहमियत बताने की जरूरत नहीं है। देश का सबसे बड़ा सूबा होने के चलते उत्तर प्रदेश की सियासत में धाक जमाना हर सियासी दल के लिए जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की राह यहीं से निकलती है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 73 को अपने पाले में करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। लेकिन इन बुलंद हौसलों को बरकरार रखने के लिए अब जरूरी ये भी हो गया है कि बीजेपी 11 विधानसभा के उपचुनाव में भी भगवा रंग लहरा दे, क्योंकि अगर इसमें चूक हुई तो मिशन 2017 के सपने और आम चुनाव 2014 में मिली जबरदस्त जीत दोनों पर सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीत गई, बनाए रखा इसने, तब तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शेर बबर जैसी हो जाएगी, विजय परितोष लेके निकलेगी। देखो हमारी तैयारी है, हम जीतने जा रहे हैं वो 403 सीटें विधानसभा की। और अगर समाजवादी पार्टी कोई भी सीट जीतती है तो उसका तर्क मजबूत हो जाता है कि वो एक हवाई दौर था, मोदी इफेक्ट था, उसमें लोग जीत गए, लेकिन अब मोदी इफेक्ट खत्म हो गया है। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव में सभी दलों को हाशिए पर ढकेल देने वाली बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जीत के सिलसिले को कायम रखने की है, और इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा जोर यूपी पर है। यूपी को लेकर तैयारियों को धार देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके अमित शाह मंगलवार को यूपी के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और चुनावी तैयारियों का बारीकी से जायजा लेंगे। आदरणीय अमित शाह जी लखनऊ पधार रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। उनका वो भव्य स्वागत और उनके द्वारा मंडल अध्यक्ष स्तर तक के कार्यकर्ताओं का संबोधन और प्रेरणा, जिससे कि संगठन को काम करने के लिए लोग कार्यकर्ताओं में और अधिक उत्साह पैदा हो और 11 उपचुनाव जीतने के लिए संकल्प पैदा हो। इस दृष्टि से आदरणीय अमित शाह जी की लखनऊ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होने वाली है। अमित शाह लखनऊ दौरे के अलावा 20 अगस्त को वाराणसी भी जाने वाले हैं, जहां वो नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क कार्यालय, जिसे मिनी पीएमओ भी कहा जा रहा है, उसका उद्घाटन करेंगे। अमित शाह यहां भी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनसे चुनावी चर्चा करेंगे। यूपी की सियासत खासी दिलचस्प है। यहाँ महज 2.5 साल में समाजवादी पार्टी की जो दुर्गति आम चुनाव में हुई है, वो सियासी उलटफेर का बड़ा उदाहरण है। तो वहीं बीजेपी के लिए माहौल एकाएक जिस तरह पाले में नजर आया, वो भी सियासी पंडितों को हैरान करने वाला रहा। बहरहाल ये पुरानी बात हो चुकी है। नए हालात में बीजेपी के लिए अब ये साबित करना बड़ी चुनौती होने वाला है कि बीते चुनाव की कामयाबी महज तुक्का नहीं थी, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए दोबारा उठ खड़े होने और निराश कार्यकर्ताओं में दोबारा उत्साह भरने के लिए 11 सीटों के नतीजे खास मायने रखते हैं। इन सबके बीच कांग्रेस और बीएसपी भी है, जिनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसे में शाह की रणनीति क्या वाकई बीजेपी को यूपी का शहंशाह बना देगी? क्या वाकई 2017 के लिए अमित शाह के तरकश में कोई ऐसा तीर है जो कामयाबी के सिलसिले को आगे कायम रख पाएगा? ये वो सवाल हैं जिनसे यूपी में बीजेपी का भविष्य जुड़ा है। लखनऊ से अमनीश विद्यार्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आइए नजर डालते हैं उन सीटों पर जहां जहां उपचुनाव होने। ये सीटें सहारनपुर नगर, बिजनौर, ठाकुरद्वारा, नोएडा, निघासन, कैराना, लखनऊ पूर्व, बल्हा, हमीरपुर, चरखारी, सिराथू, रोहनिया, ये सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इन सभी सीटों पर बीजेपी के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। बीजेपी गठबंधन अगर अपना दल की भी बात करें, रोहनिया सीट पर सबसे ज्यादा फोकस है। वहीं रोहनिया सीट अपना दल के अनुप्रिया पटेल के पास थी, जो खुद अभी सांसद बन चुके हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और वाराणसी से राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों सम्मानित मेहमानों का स्वागत है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उपचुनाव के लिए क्या तैयारी है ऐसी सूरत में जब प्रदेश की सरकार और दूसरे दल बीजेपी और एसपी की मैच फिक्सिंग और दूसरे आप पर आरोप लगाए कि जहां जहां विधानसभा उपचुनाव होना है वहां दंगा भड़काने का काम बीजेपी ने किया, काट भी गए लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अब बाकी जगहों पर भी फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीजों से अलग हटकर मुद्दों पर कैसे जीतेंगे? नाच नावे आंगन टेढ़ा, ये तो है उत्तर प्रदेश सरकार की पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार की ये है कि कबूतर को, बिल्ली को आता देखकर कबूतर आंख मूंदकर बैठा हुआ है। जहां तक आदरणीय शाह जी के उत्तर प्रदेश में आने का सवाल है, अब तक वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहली बार उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में पधार रहे हैं। कल उनका अभूतपूर्व स्वागत होगा, न भूतो न भविष्यति स्वागत एयरपोर्ट से कार्यालय तक होगा। उसके बाद निराला नगर में कार्यकर्ताओं को जो संबोधन करेंगे वो 11 उपचुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में किस दिशा में काम करना चाहिए, ये पाथे, ये मार्गदर्शन मिलेगा। और साथ ही साथ हमें बात स्पष्ट कर दें कि जहां उपचुनाव है 11 जिलों में और 2 जिले जहां बल्हा और 11 उपचुनाव में और वाराणसी महानगर और वाराणसी जिला को हमने इसमें कल की बैठक से मुक्त किया है। मंडल अध्यक्ष और उससे ऊपर के जो कार्यकर्ता आएंगे कल जो पाथे लेकर जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी भूमिका है कार्यकर्ता की, दिल्ली में हमारी सरकार हम सत्ता में है, वहां के अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाना, जनता की तकलीफों को सरकार तक पहुंचाना, और उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष में हैं, वहां जन समस्याओं को उजागर करना, इस दोहरे कर्तव्य को कार्यकर्ता कैसे निभाए, इस पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन कल प्राप्त हुआ। संगठन किस तरीके से तैयार है? क्योंकि अमित शाह अभी तक उत्तर प्रदेश का प्रभार देख रहे थे, बहुत ही प्रचंड जीत आपने हासिल करी, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो अध्यक्ष बन गए हैं। तमाम चुनौतियां हैं और तमाम ऐसी जगह है जहां पर उपचुनाव होने, इस पर भी आपसे लोकसभा के चुनाव में संगठन लोकसभा के चुनाव में जितना तैयार था उतने के बाद उस समय अनुभव में जो कमियां आई थी उनको ठीक करके उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से संगठन तैयार है। और उपचुनाव को भी जीतने के लिए अपनी जीती हुई सीटों की पुनर्वापसी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और यहां का बूथ का कार्यकर्ता मिलकर संघर्ष भी करेगा और उसको वापसी प्राप्त भी करेगा। अमिताभ भट्टाचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश मिशन उत्तर प्रदेश पर अमित शाह आ रहे हैं, जो अब यूपी प्रभारी नहीं बल्कि अध्यक्ष की हैसियत से आ रहे हैं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी क्लीन स्वीप का जो विजन है उसको कामयाब कर लेगी? ऐसी सूरत में जब प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, आधे विपक्ष दल और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक मैनेजमेंट वो उत्तर प्रदेश का था, लेकिन अब अध्यक्ष के तौर पर मैनेजमेंट, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो कह रहे हैं अनुभव की उस समय जो कमी रह गई, क्या उसको दुरुस्त किया जाएगा? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने अच्छे दिन की बात की थी लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या उसका असर यूपी में उपचुनाव में देखने को मिल सकता है? नहीं, अच्छे दिन कोई जादू तो है नहीं कि 2 महीने के अंदर जादू का पहला और दूसरा फेज दिखा दिया जाएगा। इसीलिए एक दीर्घकालिक परिकल्पना है, शॉर्ट टर्म रेमेडी की बात की भी नहीं गई थी। इसीलिए अच्छे दिन के मानक में अभी भाजपा को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, सांप्रदायिक मुद्दे पर
ये एकदम स्थानीय समस्या है, ये प्रादेशिक समस्या नहीं है। कहीं हो सकता है सांप्रदायिक समस्या है, और सांप्रदायिक समस्या एक हाथ से नहीं हुए है, दो हाथ की तालियां हैं। इसीलिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ठीक कर लिया जाए, वो कहीं राजनीतिक पूंजी किसी के लिए न बने, ये कामना है। इसलिए अच्छे दिन के नाम पर नहीं तो चलिए हम अच्छे लोग हैं, इस पटल पर तो चुनाव लड़ा जा ही सकता है, और अच्छे लोग भी चुनाव में जीते, यही कामना है। नॉन पॉलिटिकल लोग चुनाव में ना आए, अच्छे लोग चुनाव में आए, और एक 6 महीना इंतजार कर लिया जाए। अच्छे बुरे ये तय होंगे उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा के चुनाव में। फिलहाल उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार वो भी कई योजनाओं को शुरू करके प्रयत्न कर रहे हैं लोगों को रिलीफ पहुंचाने का। मोदी जी को भी 2 साल समय मिलेगा अच्छे काम कर दिखाने का। उसके बाद प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि सही मायने में अच्छे दिन किसके जरिए आ सकते हैं जी। इसलिए अगले आम चुनाव तक तो इंतजार करना चाहिए। मिशन उत्तर प्रदेश पर अमित शाह है, मौका है विधानसभा उपचुनाव का, और इसमें क्या दोबारा लोकसभा चुनाव जैसा करिश्मा बीजेपी दोहरा पाएगी? हमारे साथ लखनऊ से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और वाराणसी से राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ भट्टाचार्य मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या अभी जिस तरीके से दंगों में खबरें आई, खासतौर पर शिवपाल यादव की रिपोर्ट की बात हो, और तमाम केंद्रीय स्तर पर जिस तरीके से मोदी सरकार की आलोचना रही हो कि आप 2 महीने में आप अच्छे दिन की बातें तो कर रहे थे कि पहले दिन से ही आप अच्छे दिन की शुरुआत कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। महंगाई अपने चरम पर है और लगातार केंद्रीय और राज्य के स्तर पर घटनाएं, वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में कितनी दिक्कत होने वाली है आपको? निहारिका जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहा हूं कि दालों के रेट औसत 20 रुपए किलो गिरे हैं, खाने के तेलों के रेट 20 रुपए किलो गिरे हैं। ये महंगाई के गिरने की शुरुआत और क्रम नहीं है, ऐसा मैं मानकर नहीं चलता। एक टमाटर के रेट कुछ दिनों के लिए बढ़ गए तो हमने ये मान लिया कि मोदी जी की सरकार आने के बाद अच्छे दिन नहीं आए या महंगाई नहीं घटी, ऐसा मैं उपयुक्त नहीं। लेकिन टमाटर पर प्रभात झा का बयान भी तो आया ना, 6 महीने में घटाने का वादा किया था मोदी जी ने। मोदी जी ने 1 दिन में या 3 महीने में या 100 दिन में घटाने का वादा नहीं किया था, इसलिए यानी कि ये आपके लिए मुद्दे नहीं रहेंगे जो आपको बीच में रोके। ठीक है, संगठन स्तर पर मैं बात कर लूं, अगर आप तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं और आपको पता है कि कास्ट फैक्टर और महंगाई शब्द कहा था, इसलिए मैंने नहीं टमाटर, ठीक है, आप टमाटर की बात कर रहे हैं ना, तो टमाटर के लिए प्रभात झा का भी बयान बहुत फेमस हो गया था। अब संगठन स्तर पर हम बात कर लेते हैं। संगठन स्तर पर अगर मैं के बयान से मैंने असहमति उस दिन भी व्यक्त की थी, आज भी करता हूं। हाँ, तो लेकिन वो इश्यू एक हो सकता है ना कि जहां तक संगठन का सवाल है, लक्ष्मीकांत जी, मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहां पर आप क्षेत्रीय समीकरण कास्ट फैक्टर को ध्यान में आप रखेंगे, लेकिन अगर संगठन जिससे गवर्न होता है यानी कि आरएसएस, अगर वो इस चीज को कह के डिबेट खड़ा कर दे कि ये हिंदुस्तान है, हिंदू है, तो जो अल्पसंख्यक हैं, जो कुछ और बिरादरी के हैं, उस पर आप किस तरीके से पकड़ मजबूत बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की जिन मतदाताओं पर लोकसभा के चुनाव में पकड़ थी, उन पर पकड़ को और मजबूत करने के लिए हमने विशेष सदस्यता अभियान के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम प्रारंभ किया है 25 अगस्त से। काम की शुरुआत ठीक होगी तो चुनाव में उसका लाभ निश्चित मिलेगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जिस मानसिकता के साथ, जिस तैयारी के साथ, जिस सन्नद्धता के साथ बूथ के कार्यकर्ता ने उस समय मेहनत की थी, वह पुनः मेहनत करेगा और जीत मिले, 11 सीटें हमारी वापस हमको मिले, भारतीय जनता पार्टी कल संकल्प होकर इस काम को करेगी। ठीक है।
अमिताभ भट्टाचार्य जी कि दल लाइन में और इस पूरी रेस में सिर्फ बीजेपी नहीं, समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है और इसके साथ साथ कांग्रेस भी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, तमाम ऐसी बातें जब सामने निकल कर आ रही है, अमित शाह यूपी प्रभार छोड़कर अब एक अध्यक्ष की हैसियत से आ रहे हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण स्थिति रहेगी बाकी दलों से भी निपटना और फिर बीजेपी को उसी तरीके की करिस्मेटिक जीत की राह में ले जाना, या इस राह में आपको कौन से ऐसे मुद्दे लग रहे हैं जो थोड़े बहुत रोड़ा बन सकता है? नहीं, बीजेपी के संसदीय चुनाव में जीत में राजनाथ जी अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष के रूप में राजनाथ जी थे, उसका परिणाम 73 रहा। निसंदेह अमित शाह जी उसमें संयोजक रहे, यूपी इंचार्ज रहे, उनकी भी भूमिका थी। राजनाथ जी की भूमिका को न नकारें। इस बार अमित शाह जी ही दोनों भूमिका में होंगे, अध्यक्ष और इनडायरेक्टली डिफैक्टो संयोजक। परिणाम मिलेगा क्योंकि ये सारी सीटें बीजेपी की ही रही, इसीलिए कोई अकस्मात ऐसा नहीं होगा कि इन लोग सारी सीट या आधे सीट हार जाएं। हाँ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में एक सार्विक दृष्टिकोण अपनाया था जिसमें उनको अन्य लोगों के भी मत मिले जो सामान्यतः बीजेपी के मत नहीं रहे। ये अब बीजेपी के लिए जरूरी है कि अन्य समुदाय, अन्य संप्रदाय को भी अपनी साख से आकर्षित करें, अपनी छवि से प्रभावित करें, अन्यथा ठीक है बहुमत के दल। अमिताभ भट्टाचार्य जी, क्या सांसदों का अब तक का 2-3 महीने का परफॉर्मेंस पर भी इस पर असर डालेगा कि विधानसभा क्षेत्र किस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर होता है? क्योंकि सांसदों को अभी तक सिर्फ केंद्र से नरेंद्र मोदी या तो हड़का रहे हैं या हद में रहने की बात कर रहे हैं या फिर उन बातों पर अमल लाने की बात कर रहे हैं जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में की और जिस बातों के दम पर मोदी आए हैं। नहीं, मोदी जी ने मात्र इतना काम किया कि संसद में चुन के गए हैं तो संसद में उपस्थित रहें। और वो अंग्रेजी में एक शब्द हम लोग कहा करते हैं, बिहेव योरसेल्फ। वो बिहेव करने की बात कर रहे हैं कि अपने पद और मर्यादा के अनुकूल निखर कर आए, क्योंकि अब तक संसदीय राजनीति का चित्र ऐसा ही रहा है कि लोग जीतने के बाद बहक जाते थे। इसलिए मोदी कहीं पर बिहेव योरसेल्फ और बी इन योर लिमिट्स, बिहेव योरसेल्फ एंड बी इन योर लिमिट्स, ये बातें हैं, है ना? दोनों। और इससे अच्छा लग रहा है कि कम से कम एक प्रधानमंत्री अपने दल के बारे में भी सजग है। अतीत में ऐसा नहीं होता था, लोग ट्यूनिंग नहीं करते थे, तो ये अच्छी बात है। और सांसद लोग पलट के आके अपने संसदीय क्षेत्र में काम करें, ये अच्छा लगेगा। अगर बनारस की बात करें आप, तो अगर नरेंद्र मोदी जी न होकर यहाँ के पूर्व सांसद यहाँ दोबारा चुनाव लड़े होते तो शायद वो 72 हो जाती, संख्या 73 नहीं रहती। इसीलिए मोदी जी को ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि फीडबैक क्या जा रहा है। मुझे नहीं लगता जी। इसी के साथ आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस विशेष पेशकश में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिशन उत्तर प्रदेश पर दोबारा अमित शाह आ रहे, इस बार यूपी प्रभार नहीं है, इस बार अध्यक्ष के तौर पर वो आ रहे हैं। मौका विधानसभा उपचुनाव भी है, बनारस जाना है, लखनऊ जाना है और पूरा जाल भी बिछाना है कि कैसे जनता को दोबारा इस जाल में लाएं, या फिर अच्छे मुद्दे भी दिखाने हैं कि भाई हम ये करेंगे, ये विधानसभा क्षेत्र आप हमें दे दीजिए। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।